Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with depression in freezing point. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट तो लोअर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, यहाँ भी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ही है, लेकिन वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो कह सकते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू its vapor pressure in solid state. अब पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डाउनफॉल कर जाता है। तो डाउनफॉल वेपर प्रेशर कर जाता है। अब वेपर प्रेशर डाउनफॉल किया, उसको फिर से फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा कोई सॉल्वेंट है तो उसका सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर यह होता है और लिक्विड स्टेट का यह होता है सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही हम लोग, ये आपका प्योर है सॉल्वेंट, तो इसको मैं T0 F से डिनोट कर रहा हूं। जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यह आपका सॉल्यूशन हुआ और यह सॉल्यूशन का सॉलिड स्टेट। तो यहां पर जो डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर, ये सॉल्यूशंस का हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिक्रीज हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं डेल टी एफ, मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपली सर कह सकते हैं हम लोग कि when a non-volatile solute added to a solvent, freezing point of solvent decreases. This decrease in freezing point is known as depression in freezing point. और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यह जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यह मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। You can say that what's depression in freezing point is directly proportional to m, where m is molality. Further, del TF यदि प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल को हटा रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा KF into m। इस KF को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, लिखेंगे where KF is constant and known as molar depletion constant। मोलार डिप्लेशन कांस्टेंट और इसका एक और नाम हो जाता है कैलिस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां पर यदि हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला रखें तो डेल TF becomes KF into W1 into 1000
divided by m1 into w2, where wn mass of solute and m1 molar mass of solute, molar mass of solute, and W2 mass of solvent। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर ए भी ग्राम में होगा और यह भी ग्राम में होगा। ओके, यहां से यदि हम लोग मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं तो Kf इक्वल टू हुआ डेल Tf डिवाइड बाई m if m इक्वल टू 1। m1 यदि हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है मोलार सॉल्यूशन। इफ मोलारिटी 1 देन मोलार सॉल्यूशन। तो Kf हो गया आपका डेल Tf के इक्वल, और डेल Tf हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या नजर आ रहा है कि Kf वह डेल Tf है कब, जब कोई भी सॉल्यूशंस का मोलारिटी 1 हो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन freezing point of a molar solution, of a molar solutions। ओके, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में Kb कैलकुलेट किए थे वैसे Kf को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूलाज है, सिर्फ आपका जहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था वहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, यानी जहां पे LV यूज था वहां LF का यूज होगा। ओके, तो इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल्स पूछता है तो हम लोग अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल्स है 58.5 ग्राम NaCl है जो 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। यदि Kf फॉर वाटर 1.25 है तो हमें सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं हमारा फॉर्मूला होता है डेल Tf इक्वल टू Kf इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1 इंटू W2। और इस डेटा को मैंने रखा, फिर वैल्यू यदि मैं रखूंगा तो होता 1.25 इंटू 58.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास भी 58.5 है इंटू 100, कैंसिल 20 कैंसिल, तो हो गया 12.5। अब हम जानते हैं कि जो डेल Tf है ये हमारा होता है T0F माइनस TFS सॉल्यूशंस। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है सेंटीग्रेड में, तो उसको यदि हम लोग रखें डेल Tf आया 12.5 0 माइनस TFS, इसको इस साइड ले गए तो हमारा TFS हुआ माइनस 12.5 डिग्री C। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 100 ग्राम वाटर में 58.5 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस 12.5 डिग्री C। इसी टेक्निक का यूज करके जो फिश सेलर हैं, मरी हुई मछलियों को बेचते हैं, वो लोग आप देखते होंगे बर्फ में कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि कॉमन सॉल्ट ऐड करते ही उसका मेल्टिंग पॉइंट
या फ्रीजिंग पॉइंट का हो वह डिक्रीज हो जाता है और लोअर टेम्परेचर पे उनको स्पॉइलेज करने वाले बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे वह फ्रेश बना रहता है। तो यह रहा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम लोग चल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है ऑस्मोसिस है क्या। तो ऑस्मोसिस के लिए एक डायग्राम हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, हमारे पास एक कंटेनर है और यह कंटेनर एक दूसरे से अटैच, दो कंटेनर दोनों अटैच्ड हैं। बीच में हम लोग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए हुए हैं। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ हमारा लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन का। मीन्स आप कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन और एक तरफ है लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स एक तरफ ज्यादा सॉलिड डिजॉल्व है और इधर कम सॉलिड डिजॉल्व है। तो क्या होता है कि यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते रहते हैं। क्या कह सकते हैं ऑस्मोसिस में? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from a region of lower concentration to higher concentration, यही होता है ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, through a semi-permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। अब यहां पर हम लोग हायर कंसंट्रेशन की तरफ से एक ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टॉप हो जाए। यहां से सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है, हमने क्या किया? इधर फोर्स इसको रोक दिया। तो वह एक्सटर्नल फोर्स जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्टॉप हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू विच ऑस्मोसिस स्टॉप्ड। यहां प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस स्टॉप। प्रेशर नहीं था तो सॉल्वेंट आसानी से मूव कर रहा था इसके अंदर से, लेकिन जैसे ही प्रेशर अराइज किया, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे अराइज हुआ, सॉल्वेंट का जाना बंद, यानी कह सकते हैं कर्फ्यू। जैसे कर्फ्यू नहीं है तो आसानी से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू जैसे यहां लगा, मूवमेंट स्टॉप। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, और उस मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाए उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू विच ऑस्मोसिस स्टॉप्ड, या ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
through a region of lower concentration to higher concentration stopped. ओके, अब इसको डिनोट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डिनोटेड बाई पाई। पाई इक्वल टू होता है CRT, वेयर C इज कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं N/V/RT, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें W/mV/RT। अब यदि मैं इन वेरिएबल्स को लिखूं तो C कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए मोल पर लीटर में। कैसा? मोल पर लीटर बोलो या आप मोलरिटी बोलो। और आप गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, N number of moles of solute, number of moles of solute, V volume of solution, volume of solution, W mass of solute, and M molar mass of solute, molar mass of solute। तो यह सिंपल सा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और जनरली हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन बेस्ड ही सम्स पूछा जाता है। अब यदि हमें दो सॉल्यूशन दिया गया है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करके हम दोनों सॉल्यूशंस का नाम कह सकते हैं। If two solutions A and B given, if two solution A and B given, एग्जाम्पल यहाँ सॉल्यूशन A है, यहाँ सॉल्यूशन B है, if same osmotic pressure, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर यदि हम लोग दूसरी टाइम कंपेयर किए और सपोज किसी का ज्यादा हो गया, ए का ज्यादा, तो जिसका ज्यादा है उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। जनरली यदि किसी भी सेल को हम लोग हाइपरटोनिक में रखते हैं तो सेल श्रिंक कर जाती है, और यदि हाइपर में रखते हैं तो सेल स्वेल आउट हो जाती है, यानी बल्ब निकल जाएगी और स्वेल आउट होकर फट जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप एक चने का दाना लीजिए, उसको आप यदि पानी में डालते हैं तो फूल कर फट जाता है, और एक आप थोड़ा कम सूखा हुआ किशमिश लीजिए, उसको यदि आप हाइपर में डालते हैं तो और सिकुड़ जाएगा, लेकिन यदि आप हाइपो में डालते हैं तो वह फूलकर फट जाएगा। ओके, तो एक जगह सेल श्रिंक हो रही है क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और एक जगह स्वेल आउट हो जा रही है क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ एक तरफ सी वाटर है, एक तरफ फ्रेश वाटर है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैं यदि इसको कोई भी प्रेशर अप्लाई ना करूँ तो जनरली होगा क्या, फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करेंगे, नॉर्मली जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर। और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं
फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन यदि हम लोग इसके ऊपर एक प्रेशर एराइज कर दें, एक समय ऐसा आ जाएगा कि मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही मूवमेंट स्टॉप होगा यहाँ के प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यहाँ अलाउ करते हैं तो अब क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर यहाँ से फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और जितने भी सी शोर पे होटल्स वगैरह हैं, वहाँ जनरल पर्पज के लिए इसी रिवर्स ऑस्मोसिस से सी वाटर को प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है, जैसे बाथिंग के लिए या वॉशिंग के लिए। ड्रिंकिंग पर्पज पे नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतना फ्रेश वाटर यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि पीने के लिए यदि उसमें थोड़ा भी डिजॉल्व मिनरल्स का रेशियो डिसबैलेंस होता है तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर मिलता है उसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं, लेकिन बाथिंग पर्पज के लिए या वॉशिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हेन प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then solvent molecules flow from a region of higher concentration to lower concentration. This method is known as reverse osmosis. कंडीशन क्या है, प्रेशर जो है वह ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का काम है इसको स्टॉप कर देना। जब यहाँ से मूवमेंट कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको स्टॉप कर देगा। उससे ज्यादा यदि प्रेशर दे रहे हैं तो यह स्टॉप होकर यहाँ से मॉलिक्यूल फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका यूज होता है, क्या कर रहे हैं, सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राय हम लोगों का खत्म हो गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से प्राय देखा गया है 80% चांसेस न्यूमेरिकल्स आने का, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में रहे, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म में रहे। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस हम लोग एबनॉर्मल वेपर प्रेशर्स के ऊपर बनाएंगे, जहां पर ये दिखाएंगे, हम बताएंगे कि एबनॉर्मल वेपर प्रेशर क्या है और कब वो वर्क्स करता है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।